नमस्कार। कुंडापुर की लोक कथा पर आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। 1970 के दशक की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ कोई आम डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक बहुत ही गहरी और खौफनाक मिसाल है कि कैसे हमारे समाज का दबा हुआ दर्द कई बार अलौकिक घटनाओं के रूप में लौट कर आता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। मुझे अंदर आने दो, बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कब से आपका नाम पुकार रही हूं। जरा सोचिए, नवंबर की वो ठिठुरती हुई रात हो, गहरी नींद टूटती हो और सबसे पहली आवाज यही कानों में पड़े। रोंगटे खड़े हो गए ना? बिल्कुल। मोहन के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। ये कोई आम दस्तक नहीं थी, ये एक ऐसी पुकार थी जो कुंडापुर गांव के एक पुराने शांत आंगन में गूंज उठी थी। और सच कहूं तो असल में यहीं से हमारी इस भयानक कहानी का पहला पन्ना खुलता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है। 70 के दशक में गांव के मर्द अक्सर आंगन में ही सोया करते थे, लेकिन उस गुलाबी ठंड में मोहन का बाहर सोना कोई मौसम का मजा लेना नहीं था, ये उसकी मजबूरी थी। असल में अपनी पत्नी रुक्मिणी की मौत के बाद मोहन कभी उसके कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। उसकी यादें, वो दर्द इतना गहरा था कि मोहन बस उन यादों से भागने के लिए हर रात घर के बाहर उसी सूने आंगन में अपना बिस्तर लगा लेता था। उस रात जो हुआ, उसका एक एक पल बहुत खौफनाक है। रात के 2 बज चुके थे। मोहन गहरी नींद में था, लेकिन तभी ठीक 2:30 बजे उस सन्नाटे को चीरते हुए कुएं से पानी खींचने की आवाज आती है। छपाक, छपाक। अब यहाँ सबसे अजीब बात क्या है पता है? इस गांव का एक सख्त नियम था कि औरतें सुबह 4 बजे से पहले कुएं से पानी बिल्कुल नहीं निकालती थीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि रात के 2:30 बजे उस घने अंधेरे में कुएं पर भला कौन हो सकता था? जैसे ही मोहन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसे खोलता है, उसके पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक जाती है। सामने सामने एक स्त्री खड़ी थी जिसने बिल्कुल लाल रंग का घूंघट ओढ़ा हुआ था। और जब वो स्त्री बोलना शुरू करती है ना, तो मोहन पूरी तरह सुन पड़ जाता है, क्योंकि वो आवाज किसी अजनबी की नहीं थी। वो उसी की मृत पत्नी रुक्मिणी की आवाज थी। ये वो पल था जहाँ हकीकत और खौफ के बीच की जो बारीक सी लकीर होती है ना, वो पूरी तरह मिट चुकी थी। लेकिन रुक्मिणी वहां सिर्फ मिलने नहीं आई थी। उसका एक बहुत ही खौफनाक मकसद था। सबसे पहले तो वो अपना चेहरा पूरी तरह से दिखाने से साफ मना कर देती है। फिर वो मोहन से पूछती है कि क्या वो सच में उसे याद करता है, और फिर वो उसके प्यार का एक ऐसा सबूत मांगती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो मोहन से कसम लेती है कि आने वाली अमावस्या की रात वो उसे अपने साथ ले जाएगी। और मोहन, वो अपनी पत्नी के गम में इस कदर डूबा हुआ था कि वो बिना सोचे समझे इस जानलेवा वादे के लिए हाँ कर देता है। अब जरा इस दृश्य को देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से पूरी स्थिति को बयां करता है। एक तरफ मोहन है जिसे लग रहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार से बैठकर बातें कर रहा है, लेकिन असलियत रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रात में जब मोहन की माँ वसुंधरा की आंख खुलती है और वो आंगन में आती है, तो वो क्या देखती है? वो देखती है कि मोहन एक खाली, हवा में झूलते हुए झूले की तरफ मुंह किए बस लगातार बड़बड़ा रहा है। ये जो विरोधाभास है ना, ये इस कहानी के मनोवैज्ञानिक और अलौकिक दोनों पहलुओं को बहुत ही गहराई से हमारे सामने रखता है। और फिर अगली सुबह हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। जब वसुंधरा घबराकर अपने पति को ये सब बताती है, तो वो दोनों मिलकर मोहन को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोहन उल्टा उसी प्रेत का बचाव करने लगता है। और जैसे उसके पिता रुक्मिणी को प्रेत कहकर पुकारते हैं, अचानक कुछ बहुत ही भयानक होता है। मोहन की आंखें पलट जाती हैं, बिल्कुल सफेद पड़ जाती हैं। उसका पूरा चेहरा बदल जाता है और उसके गले से एक ऐसी भारी डरावनी आवाज निकलती है जो सीधे सीधे उसके माता पिता को चेतावनी देती है कि वे उनके बीच में बिल्कुल ना आएं। साफ था, मोहन अब पूरी तरह से किसी और के नियंत्रण में था। अब इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? रुक्मिणी की आत्मा इतनी बेचैन क्यों थी? ऐसी कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उसे इस खौफनाक और दुखद स्थिति तक लाकर खड़ा कर दिया? देखिए, लोक कथाएं यूं ही हवा में नहीं बनती। उनके पीछे हमेशा कोई ना कोई गहरी सामाजिक या व्यक्तिगत पीड़ा छुपी होती है। तो आइए जरा इस खौफनाक कहानी के पीछे के उस काले और कड़वे सच को समझते हैं। 13, जी हाँ, 13। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रुक्मिणी के जीवन की वो दर्दनाक सच्चाई है जिसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए।
सोचिए, महज 16 साल की उस कच्ची उम्र में वो ब्याह कर इस घर में आई थी, और ये 13 का आंकड़ा उन सालों को दर्शाता है जो उसने इस घर में बिना किसी संतान के बिताए। 13 साल का एक लंबा निस्संतान वैवाहिक जीवन, और उस दौर के समाज में इसने उसे अपनी ही सास की नज़रों में एक चुभने वाला कांटा बनाकर रख दिया था। और फिर वो दिन आता है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनकी शादी की सालगिरह का दिन। रुक्मिणी उस दिन 16 श्रृंगार करके बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह सजी थी। लेकिन तभी उसकी सास वसुंधरा वहां आती है और उसे बुरी तरह से ताने मारना शुरू कर देती है। वो उसे सबके सामने सूखी बेल कहती है, वो बेल जो घर की हरियाली खा गई। और हद तो तब पार हो जाती है जब सास खुलेआम उसके मरने की कामना करती है ताकि मोहन की दूसरी शादी हो सके। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा दर्दनाक क्या था पता है? मोहन की पूरी तरह से साधी गई चुप्पी। वो चुपचाप खड़ा रहा। उसका एक शब्द भी ना बोलना रुक्मिणी के लिए आखिरी और सबसे जानलेवा प्रहार साबित हुआ। उन क्रूर तानों की चुभन और अपने ही पति की उस बर्फीली चुप्पी के बोझ तले आखिरकार रुक्मिणी का सब्र टूट ही गया। उसी वक्त वो घर से बाहर निकलती है और सीधे आंगन में बने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। कुछ देर बाद जब परिवार उसे पागलों की तरह ढूंढना शुरू करता है तो कुएं के शांत पानी पर बस तैरती हुई उसकी लाल चुनरी ही उन्हें दिखाई देती है। ये एक ऐसी भयंकर त्रासदी थी जिसने हमेशा के लिए मोहन की आवाज छीन ली और उसे उम्र भर के लिए इस मौत के अपराध बोध में धकेल दिया। इस रूह कंपा देने वाली घटना के बाद पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रुक्मिणी अब एक प्रेत बन चुकी है। अब प्रेत का मतलब क्या है? लोक कथाओं के अनुसार प्रेत एक ऐसी बेचैन आत्मा होती है जो किसी असामयिक, दुखद या अप्राकृतिक मौत के कारण इसी दुनिया में फंसी रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। असल में अगर आप गहराई से देखें तो इस कहानी में रुक्मिणी का प्रेत बन जाना उस परिवार और उस समाज के अपने अपराधबोध और किए गए उस भयंकर अन्याय का ही एक अलौकिक रूप है। वही अन्याय जो अब लौटकर उन्हें सताने आ गया था। और मानकर चलिए, उस अपराध बोध के जो परिणाम सामने आए वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक थे। उस कुएं के पास डरावनी घटनाओं का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। कभी रात के अंधेरे में अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आना, तो कभी आसपास अकारण ही खून के छींटे दिखाई देना। सुबह उठने पर पूरे आंगन में खून से सने कदमों के निशान मिलना। और हद तो तब हो गई जब कुएं का पूरा पानी ही लाल पड़ गया। इस दहशत ने पूरे परिवार की रातों की नींद इस कदर उड़ा दी कि उन्हें हार मानकर आखिरकार एक तांत्रिक की मदद लेनी ही पड़ी। जब वो डरा सहमा परिवार उस तांत्रिक के पास पहुंचा तो उसने जो समाधान बताया वो बहुत ही अजीब पर एकदम व्यवहारिक था। तांत्रिक ने बताया कि उस आत्मा का जो एंकर है, जो जुड़ाव है, वो उस कुएं से है, क्योंकि वो घर की चारदीवारी के अंदर मौजूद है। इसलिए इसका सिर्फ एक ही उपाय था, घर की दीवार को तोड़ दिया जाए। जी हाँ, दीवार को तोड़कर उसे इस तरह से पीछे करके दोबारा बनाया जाए कि वो कुआं घर की सीमा से पूरी तरह बाहर हो जाए। इसका सीधा सा मकसद आत्मा के उस भौतिक जुड़ाव को, उस कनेक्शन को जड़ से काट देना था। उपाय के मुताबिक दीवार तोड़कर फिर से बना दी गई। कुआं घर से बाहर हो गया और घर में एक अजीब सी, एक असहज शांति छा गई। कुएं के पास होने वाली वो सारी डरावनी घटनाएं अचानक से रुक गईं। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया था? बिल्कुल नहीं। घर का भूगोल जरूर बदल गया था, लेकिन मोहन अभी भी मानसिक और भावनात्मक रूप से उस आत्मा के साथ पूरी तरह से बंधा हुआ था। उसकी माँ वसुंधरा के चेहरे की हवाइयाँ अभी भी उड़ी रहती थीं, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा उस प्रेत के खौफनाक प्रभाव से अभी भी बाहर नहीं आ पाया है। और यही बात हमें आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत तक ले आती है, एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ। घर की दीवार तो सरका दी गई, कुएं को भी बाहर कर दिया गया, लेकिन उस वादे का क्या? क्या ईंट और पत्थर की कोई भी दीवार उस खौफनाक वादे को तोड़ सकती है जो मोहन ने रुक्मिणी से किया था? क्या एक तांत्रिक का वो वास्तुशिल्पी उपाय सच में अमावस्या की उस काली रात को मोहन की जान बचा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस लोककथा को आज भी उतना ही जिंदा और डरावना बनाए रखता है। खैर, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस सवाल पर आप भी जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले सफर में।